इस ऑडियो के लिए मैं बात करने जा रहे हैं यूनिट 5 के चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हेडिंग 20.2 मसल के बारे में, हेडिंग 20.2.1 स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में एंड हेडिंग 20.2.2 मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 20.2 मसल के बारे में। मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। मसल मीजोडर्म से डिराइव्ड होती है। अडल्ट ह्यूमन की बॉडी के वेट का लगभग 40 से 50% हिस्सा मसल का होता है। मसल की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, लोकोमोशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ दियर एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा के बेस पर मसल को क्लासीफाई करते हैं। लोकेशन के बेस पर मसल 3 प्रकार की होती हैं: स्केलेटन, विसरल एंड कार्डियक। नंबर 1, स्केलेटन मसल। स्केलेटल मसल बॉडी के स्केलेटल कंपोनेंट के क्लोज कांटेक्ट में होती हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर स्केलेटल मसल में धारियां दिखती हैं, इसलिए स्केलेटल मसल को स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। स्केलेटल स्ट्रिएटेड मसल की एक्टिविटीज़ पर नर्वस सिस्टम का वॉलेंटरी कंट्रोल होता है, इसलिए स्केलेटल स्ट्रिएटेड मसल को वॉलेंटरी मसल भी कहते हैं। स्केलेटल स्ट्रिएटेड मसल मुख्य रूप से लोकोमोशन एंड बॉडी पोस्चर को बदलने में सहायक होती हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट विसरल मसल के बारे में। विसरल मसल्स बॉडी के हॉलो विसरल ऑर्गन जैसे एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक आदि की इनर वॉल्स में पाई जाती हैं। विसरल मसल नॉन स्ट्रिएटेड एंड स्मूथ दिखती हैं, इसलिए विसरल मसल को स्मूथ मसल, नॉन स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। विसरल मसल की एक्टिविटीज़ पर नर्वस सिस्टम का वॉलेंटरी कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए विसरल मसल को इनवॉलेंटरी मसल भी कहते हैं। विसरल मसल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट द्वारा भोजन एंड जेनाइटल ट्रैक्ट द्वारा गैमीट के मूवमेंट में सहायता प्रदान करती हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 3 कार्डियक मसल के बारे में। कार्डियक मसल हार्ट की मसल्स होती हैं। कई कार्डियक मसल्स सेल ब्रांचिंग पैटर्न में अरेंज होकर कार्डियक मसल बनाती हैं। रंग रूप अपीयरेंस के बेस पर कार्डियक मसल स्ट्रिएटेड होती हैं। कार्डियक मसल इनवॉलेंटरी होती हैं क्योंकि नर्वस सिस्टम का कार्डियक मसल की एक्टिविटी को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता है। अब हम स्केलेटल मसल को डिटेल में समझने के लिए स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर एंड कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। हमारे बॉडी में प्रत्येक ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल कई मसल बंडल या फेसिकल्स की बनी होती हैं, जो कॉमन कोलाजेनियस कनेक्टिव टिश्यू से घिरी रहती हैं, जिसे फेसिया कहते हैं। प्रत्येक मसल बंडल में कई मसल फाइबर होते हैं। प्रत्येक मसल फाइबर के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म में कई न्यूक्लियाई होते हैं, इसलिए इसे सिंसिटियम कहते हैं। मसल फाइबर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस होते हैं। मसल फाइबर की एक विशेषता है कि मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म में कई सारे पैरेलल अरेंज मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। प्रत्येक मायोफाइब्रिल्स में अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड पाए जाते हैं। मायोफाइब्रिल्स की डिटेल स्टडी से पता चलता है कि मायोफाइब्रिल का स्ट्रिएटेड फॉर्म मुख्य मेन प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन के स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होता है। लाइट बैंड में एक्टिन होता है एंड लाइट बैंड को आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। डार्क बैंड को ए अथवा एन आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। डार्क बैंड में मायोसिन होता है। दोनों प्रोटीन रॉड जैसी स्ट्रक्चर में अरेंज रहती हैं। ये प्रोटीन एक दूसरे के पैरेलल होने के साथ मायोफाइब्रिल्स के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के भी पैरेलल होती हैं। एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट की तुलना में पतले होते हैं, इसलिए एक्टिन को थिन एंड मायोसिन को थिक फिलामेंट कहते हैं। प्रत्येक आई बैंड को सेंटर से बाइसेक्ट करने के लिए एक इलास्टिक फाइबर होता है, जिसे जेड लाइन कहते हैं। थिन फिलामेंट जेड लाइन से फर्मली मजबूती से जुड़े रहते हैं। ए बैंड के मध्य में एक थिन फाइबरस मेम्ब्रेन एम लाइन से ए बैंड के थिक फिलामेंट जुड़े होते हैं। मायोफाइब्रिल की पूरी लंबाई में ए एंड आई बैंड अल्टरनेट ऑर्डर में लगे रहते हैं। दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच पाए जाने वाले मायोफाइब्रिल के पार्ट को सार्कोमियर कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट को सार्कोमियर कहते हैं।
रेस्टिंग स्टेट में थिन फिलामेंट के एंड दोनों साइड के थिक फिलामेंट के सेंटर के पार्ट को छोड़कर फ्री एंड पर पार्शियल ओवरलैप होते हैं। थिक फिलामेंट का सेंटर पार्ट जो थिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं होता है उसे एच जोन कहते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 20.2.1 स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में। प्रत्येक एक्टिन फिलामेंट 2F फिलामेंटस एक्टिन का बना होता है। 2F एक्टिन एक दूसरे से हेलिकली बंधे रहते हैं। प्रत्येक F एक्टिन एक पॉलीमर है तथा इसके मोनोमर को G बोले तो ग्लोबुलर एक्टिन कहते हैं। एक दूसरी प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के 2 फिलामेंट F एक्टिन के निकट पूरी लंबाई में होते हैं। ट्रोपोमायोसिन में रेगुलर इंटरवल पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन पाई जाती है। रेस्टिंग स्टेट में एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मायोसिन के लिए एक्टिव बाइंडिंग साइट को ट्रोपोनिन ढके रखती है। प्रत्येक मायोसिन थिक फिलामेंट भी एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होती है। एक थिक फिलामेंट बनाने के लिए कई मोनोमेरिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिन्हें मीरोमायोसिन कहते हैं। प्रत्येक मीरोमायोसिन के 2 इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, आ ग्लोबुलर हेड विद शॉर्ट आर्म, आ टेल। हेड को हैवी मीरोमायोसिन HMM एंड टेल को लाइट मीरोमायोसिन LMM कहते हैं। HMM के कंपोनेंट, इसका मतलब हेड एंड शॉर्ट आर्म, पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट की सरफेस से आपस में रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल पर बाहर की ओर उभरते रहते हैं जिसे क्रॉस आर्म कहते हैं। ग्लोबुलर हेड एक एक्टिव ATPase एंजाइम है जिसमें ATP के लिए बाइंडिंग साइट तथा एक्टिन के लिए एक्टिव साइट होते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 20.2.2 मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी द्वारा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमें बताती है कि मसल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन थिन फिलामेंट के थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करने से होता है। CNS की मोटर न्यूरॉन द्वारा भेजे गए सिग्नल से मसल कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होती है। एक मोटर न्यूरॉन तथा इससे जुड़े मसल फाइबर मिलकर एक मोटर यूनिट को बनाते हैं। मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के सार्कोलेमा के बीच के जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट कहते हैं। जंक्शन पर न्यूरल सिग्नल पहुंचने से एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटल कोलिन रिलीज होता है। जो एसिटल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करता है। एक्शन पोटेंशियल पूरे मसल फाइबर पर फैल जाता है जिससे सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। कैल्शियम आयन के बढ़ने से एक्टिन फिलामेंट पर ट्रोपोनिन की सब यूनिट से कैल्शियम बाइंड कर जाता है जिसके कारण एक्टिन से ढके हुए एक्टिव साइट खुल जाते हैं। ATP की हाइड्रोलिसिस से प्राप्त एनर्जी का यूज़ कर मायोसिन हेड एक्टिन की खुली हुई एक्टिव साइट से बाइंड होकर क्रॉस ब्रिज बनाते हैं और क्रॉस ब्रिज से जुड़े एक्टिन फिलामेंट A बैंड के सेंटर की तरफ खींचते हैं। फिगर 20.4 में देखो, इन एक्टिन से जुड़ी हुई जेड लाइन भी अंदर की तरफ खिंच जाती है जिससे सार्कोमियर छोटा हो जाता है अर्थात कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ऊपर दिए गए स्टेप से यह क्लियर है कि मसल के शॉर्ट होते समय या कॉन्ट्रैक्शन के समय आई बैंड की लेंथ कम हो जाती है जबकि A बैंड की लेंथ कम नहीं बदलती। A बैंड की लेंथ नहीं बदलती। मायोसिन से ADP एंड P1 रिलीज होता है एंड मायोसिन अपनी रिलैक्स स्टेट में वापस चला जाता है। एक नए ATP के बाइंड होने से क्रॉस ब्रिज टूटते हैं। मायोसिन हेड ATP को फिर से हाइड्रोलाइज करता है तथा क्रॉस ब्रिज के बनाने एंड टूटने की साइकिल रिपीट होती है जिससे कि फिर से स्लाइडिंग हो सके। यह प्रोसेस लगातार चलती रहती है जब तक कि कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में दोबारा पंप बैक नहीं हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप एक्टिन फिलामेंट की मास्किंग हो जाती है जिसकी वजह से जेड लाइन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस चली जाती है अर्थात रिलैक्सेशन हो जाता है। डिफरेंट मसल्स में फाइबर की रिएक्शन टाइम में अंतर हो सकता है। मसल्स के बार बार एक्टिवेशन होने पर उनमें ग्लाइकोजन के एनॉर्बिक ब्रेकडाउन से लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है जिससे थकान फटीग होने लगती है।
मसल्स में ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं। कुछ मसल्स में मायोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है जिससे वह रेड कलर के दिखते हैं। ऐसी मसल को रेड मसल्स कहते हैं। रेड मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होते हैं जो एटीपी फॉर्मेशन के लिए मसल्स में भरे अत्यधिक ऑक्सीजन को यूज कर सकती हैं। रेड मसल्स को इसलिए एरोबिक मसल्स भी कहते हैं। कुछ मसल्स में मायोग्लोबिन कम होती है जिससे वह पेल अथवा वाइटिस दिखती हैं, परंतु इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट ज़्यादा होता है। वाइट फाइबर एनोरेबिक प्रोसेस द्वारा एनर्जी प्राप्त करते हैं। आसान भाषा में बायोलॉजी के इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका। इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट